गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन की सटीक परिभाषा क्या है? धारा 193 की उपधारा 9 BNSS 2023 कोर्ट और पुलिस अधिकारी की शक्तियां एक्सप्लेन्ड, यही हमारे आज के वीडियो का टाइटल है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन का अर्थ, धारा 193 की उपधारा 9 में 90 दिन की नए समय सीमा क्या है, पूरक चालान क्या है और न्यायालय की इसमें भूमिका क्या है। आज हम इन चार मुख्य टॉपिकों पर चर्चा करेंगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन से ही संबंधित है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन मतलब आगे की जांच। आगे की जांच को आप ध्यान रखिएगा, री इन्वेस्टिगेशन अलग होता है कि पुराना इन्वेस्टिगेशन पूरा निरस्त कर दिया जाए और नया अनुसंधान का आदेश किया जाए, वो एक अलग चीज है। यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन मतलब जो इन्वेस्टिगेशन हो चुका है उससे आगे की जांच की जाए। यही प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 193 में दिए गए और 193 की उपधारा 9 में दिए गए। 193 में इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया है। अब आखिर सवाल ये उठता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कब होगा। तो इसमें सर मैं आपको बता दूं कि धारा 193 के तहत जब पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन पूर्ण कर लेते हैं तब कोर्ट में चालान पेश करते हैं और चालान पेश किया जाता है धारा 193 की उपधारा 3 की उपधारा 1 के तहत। इसमें कुल 8 जो पॉइंट बताए गए हैं वो उनमें पूरी चालान की शीट में लिखे हुए रहते हैं, उनका उल्लेख, और उनके तहत कोर्ट में चालान पेश किया जाता है। वो जो मुख्य पॉइंट है मैं आपको बता दूं जो उसमें लिखे रहते हैं, ताकि आपके एक नॉलेज में रहेगा कि आखिर चालान में क्या क्या रहते हैं। ये सर नई संहिता के तहत मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है। 531 धाराएं हैं, 2 अनुसूचियां हैं और 39 अध्याय। इसमें ये नई संहिता है सर। इसी के तहत जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ उसमें जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा वैसे ही पुलिस अधिकारी धारा 193 की उपधारा 3 की उपधारा 1 में दिए गए प्रारूपों में मजिस्ट्रेट साहब को जिस जुरिडिक्शन में वो थाना आता है उस थाने के जुरिडिक्शन के जितने भी चालान हैं जिनको सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिन जज साहब को है उनके समक्ष ये चालान पुलिस रिपोर्ट पेश की जाएगी। और इसमें जो मुख्य पॉइंट लिखे जाएंगे, मुख्य पॉइंट में सर आपको बता दूं क्योंकि हमारे को जानना जरूरी है कि आखिर ये नई संहिता है सर, इसमें जो नई जानकारियां दी गई हैं जिसमें नंबर 1 है पक्षकारों के नाम, इतला का स्वरूप, मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के नाम, क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि किया गया प्रतीत होता है तो किसके द्वारा, क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या अभियुक्त अपने बंद पत्र पर या जमानत पर छोड़ दिया गया है, क्या अभियुक्त धारा 190 के अधीन अभिरक्षा में भेजा जा चुका है, क्या अन्वेषण भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70 या 71 के अधीन किसी अपराध के संबंध में है, यथा क्या महिला की चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट संलग्न की गई है, और 8वां इलेक्ट्रॉनिक युक्ति की दशा में अभिरक्षा का अनुक्रम। ये कुल 8 पॉइंट हैं जिस प्रारूप में चालान पेश किया जाएगा। ये तो मुख्य चालान हो गया सर। अब जब मुख्य चालान पेश हो चुका है उसके बाद फिर जो 193 की उपधारा 9 में बताया गया है उससे आगे की यदि कोई जांच होती है तो उसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें जो मुख्य रूप से बताया गया है कि इसमें पुलिस अधिकारी की शक्ति चालान पेश करने के बाद समाप्त नहीं हो जाती इन्वेस्टिगेशन की, वो जारी रहती है। मतलब कोर्ट में यदि चालान पेश कर भी दिया गया और उसके बाद भी यदि पुलिस अधिकारी महोदय को कोई मौखिक या लिखित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना प्राप्त होती है तो उसको भी पूरक चालान के रूप में कोर्ट में जज साहब के समक्ष वो पेश कर सकते हैं। इसी में धारा 193 की जो उपधारा 3 है उसकी उपधारा 1 का तो प्रारूप हो गया जिसके अंदर चालान पेश पुलिस रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसी की उपधारा 2 में 3 की उपधारा 2 में ये बताया गया है कि पीड़ित या सूचना देने वाले को 90 दिन के अंदर पुलिस अधिकारी महोदय को उस इन्वेस्टिगेशन की प्रगति की सूचना देना आवश्यक है। ये बिल्कुल बहुत पॉइंट की बात है क्योंकि हम थाने पर जब भी रिपोर्ट लिखाते हैं और रिपोर्ट लिखाने के बाद फिर हमें पता नहीं होता है कि आखिर हमारी जो रिपोर्ट की गई है उसमें क्या कार्रवाई चल रही है या नहीं चल रही है। लेकिन ये जो नई संहिता है इसमें बिल्कुल बताया गया है कि 90 दिन के अंदर उन पुलिस अधिकारी महोदय को जो पीड़ित या सूचना देने वाले को उसकी प्रगति की सूचना देना जरूरी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी उसमें कार्रवाई क्या क्या हो रही है। वैसे मैंने पिछले वीडियो बनाया है कि एफआईआर लिखाने के बाद पुलिस अधिकारी क्या क्या उनकी शक्तियां क्या होंगी और वो क्या कार्य करेंगे।
कुल 9 उनकी शक्तियां उसमें मैंने बताई है पिछले वीडियो में, और उसकी ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी गई है। उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मेरे द्वारा दे दी गई है। उसमें जो शक्तियों में सामान्य रूप से एक मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो है कि कथन लेगी धारा 180 के तहत, बीएनएसएस 2023 मौके पे जाके नक्शा मौका बनाएगी, संपत्ति को जब्त करेगी, मेमोरेंडम तैयार करेगी, मेडिकल रिपोर्ट जो है वो संलग्न करेगी, पूरा चालान जो है कि तैयार होगा, उसमें उसमें पूरी सूची लिखी होगी कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स संलग्न है। ये सारी जानकारियां कि वो जमानत पे छोड़ा गया है नहीं छोड़ा गया है, उसको सूचना नोटिस वो सभी चीजें उसके अंदर चालान के अंतर्गत रहेंगी। जैसे ही वो रिपोर्ट लिखाई जाती है उसके बाद ये कार्रवाई चालू होती है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इन्वेस्टिगेशन कब किया जाएगा, जब एफआईआर दर्ज होगी जब ही किया जाएगा सर। यदि एफआईआर ही दर्ज नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन का सवाल ही नहीं उठता। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर का होना जरूरी है, तो एफआईआर के प्रावधान काय में बताए गए? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में बताया गया है, जो कि पहले धारा 154 में बताया गया था दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। अब वो तब्दील करके 173 कर दी गई है। 173 में आगे बढ़ने से पहले, हमारे वीडियो के टॉपिक पर पहुंचने से पहले मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, क्योंकि शुरुआत यहीं से होगी, नॉन कॉन्जेबल अफेंस और कॉन्जेबल अफेंस। यदि कॉन्जेबल अफेंस है तो उसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी, नॉन कॉन्जेबल अफेंस है तो उसमें एनसी रिपोर्ट पर मामला दर्ज करके कॉपी उसको दे दी जाएगी कि आप कोर्ट में जाएं और जज साहब के समक्ष प्राइवेट कंप्लेंट आप लगाएं। कॉन्जेबल अफेंस और नॉन कॉन्जेबल अफेंस क्या होता है सर? हिंदी में इसे संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध कहते हैं। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकते हैं, और असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी के द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें अंतर है। अब हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि 173 की उपधारा 1 में बताया गया है कि क्षेत्र पे विचार किए बिना यदि कोई कॉन्जेबल अफेंस गंभीर प्रकृति के अपराध की सूचना यदि थाने पे पुलिस अधिकारी को मिलती है तो उस पर एफआईआर दर्ज करेगा, क्षेत्र पर विचार करे बिना। सर ये गौर करिएगा आप, यहाँ जीरो एफआईआर का वजूद आता है। हम अक्सर सुनते हैं जीरो एफआईआर, आखिर ये जीरो एफआईआर का है क्या है? तो इसका सर बीएनएसएस 2023 में, संपूर्ण बीएनएसएस 2023 में कोई उल्लेख नहीं है, स्पेशली कोई धारा नहीं है इसकी, लेकिन 173 की उपधारा 1 में ही बताया गया है कि क्षेत्र पर विचार किए बिना ही आपकी रिपोर्ट लिख ली जाएगी। मतलब अपराध चाहे कहीं भी घटित हुआ हो, आप किसी भी थाने में जाएंगे तो जीरो पे आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, इसलिए उसे जीरो एफआईआर कहते हैं। एफआईआर लिखने के बाद वो संबंधित थाने को भेज दी जाएगी और वहां के फिर थाना पुलिस अधिकारी उसका इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करेंगे। यदि महिलाओं से संबंधित अपराध है, 2 मास के अंदर उसका जो है कि इन्वेस्टिगेशन पूरा किया जाएगा। महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही कार्रवाई की जाएगी, बयान लिए जाएंगे। यदि कोई दिव्यांग है, मानसिक रूप से विकलांग है, अक्षम है शारीरिक रूप से, तो एक ट्रांसलेटर को भी साथ लेकर जाया जाएगा, उसके घर पर ही जाया जाएगा, या वो जो कोई आसान जगह बताए उस जगह पर जाकर उसके बयान लिए जाएंगे। 186 की उपधारा 3 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान लिए जाएंगे। और उपधारा 2 में बताया गया है कि उस एफआईआर की प्रति उस फरियादी को मुफ्त दी जाएगी। ये एफआईआर में है। और साथ में इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रावधान बताए गए हैं कि यदि पुलिस 173 की उपधारा 4 में यदि पुलिस अधिकारी आपकी रिपोर्ट पर जो कॉन्जेबल अफेंस होने के बाद भी यदि एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो आप संबंधित पुलिस अधिकारी को रजिस्टर्ड डाक से आवेदन देंगे, और वो उनके नीचे के अधिकारी की पंक्ति से अधिकारी से उसकी जांच करवाएंगे, और उनको लगता है कि ये कॉन्जेबल अफेंस है तो उसकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। यदि आपको यहाँ भी न्याय नहीं मिलता है तब भी आपके लिए कानून के रास्ते आगे खुले हुए हैं। तब आपको आना पड़ेगा सर 175(3) में। 175(3) में जाने का रास्ता 173 की उपधारा 4 के में एक आखिरी लाइन लिखी है, वही बता देती है कि यदि इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो आप फिर मजिस्ट्रेट को आवेदन देंगे। मजिस्ट्रेट को आवेदन देंगे, इसमें शक्तियां नहीं बताई गई हैं, पावर्स दी गई है 175(3) में, जिसमें इन्वेस्टिगेशन का आदेश करने के जज साहब की पावर है। उसमें जज साहब को यदि आवेदन पत्र में शपथ पत्र के साथ पेश किया जाता है और ये सभी डॉक्यूमेंट्स लिखाए जाते हैं, थाने की रिपोर्ट, पुलिस अधीक्षक महोदय को की गई रिपोर्ट और पोस्ट ऑफिस की रसीद, ये सभी और आपके संबंधित डॉक्यूमेंट्स, तो जज साहब उसको आपके बयान ले सकते हैं। बयान लेने के बाद पुलिस रिपोर्ट मंगा सकते हैं, या एफआईआर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जाए, इसके भी आदेश कर सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन के आदेश उनके द्वारा कर दिए गए। अब कभी कभी मामला ऐसा होता है सर, अब हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन पर आ जाते हैं सर। ये मैंने आपको एफआईआर की जानकारी इसलिए दे दी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तभी होगा जब एफआईआर दर्ज होगी। यदि एफआईआर ही दर्ज नहीं है तो धारा 193 का कोई उसमें उपयोग ही नहीं होगा। फिर हमारा उपयोग कब तभी होगा जब कॉन्जेबल अफेंस है और उसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और उसमें इन्वेस्टिगेशन जब पूर्ण किया गया है तो धारा 193 के तहत
पुलिस अधिकारी उसकी रिपोर्ट जज साहब को पेश करेगा। और हम बात कर रहे हैं इसकी धारा 193 की उपधारा 9, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन शब्द इसी में इस्तेमाल किया गया सर। संपूर्ण बीएनएसएस 2023 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन शब्द का इस्तेमाल यही किया गया, आगे की जांच। यदि पुलिस अधिकारी के द्वारा कोर्ट में चालान पेश कर दिया जाता है, पुलिस रिपोर्ट जो पेश कर दी जाती है, उसके बाद भी उनके आगे की जांच का अधिकार बना रहता है। और यदि उनको आगे जांच में कोई मौखिक या लिखित दस्तावेज या कोई इलेक्ट्रॉनिक संसूचना यदि प्राप्त होती है, तो उसको भी पूरक चालान के रूप में जज साहब के समक्ष पेश कर सकते हैं। और यदि कोर्ट में ट्रायल चालू हो चुका है, तब जज साहब की अनुमति से ही उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, आगे की जांच की जाएगी। और इसमें 90 दिन की समय अवधि में पुलिस अधिकारी महोदय को सारी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करना होगी। कोई विशेष कारण हो तो उन्हें कोर्ट में जज साहब को बताना होगा, और यदि जज साहब को उचित लगता है तो उसमें समय बढ़ा सकते हैं। ये इसमें बताया गया है। तो इसमें जो 90 दिन की समय अवधि निकल कर आई है, इससे फरियादी को एक न्याय प्राप्त हुआ है सर, बहुत जबरदस्त तरीके से। क्योंकि इसमें कई बार 6 महीने, साल भर, 8 महीने, 1 साल भी लग सकता था, जब उसमें समय सीमा नहीं है। तो इसलिए समय सीमा इसमें तय कर दी गई है। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था, मैं ये जो मैंने आपको सर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जो जानकारी दी है, ये सारी जानकारी मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर आपके लिए लिख के रखी है। और उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। आपको ई बुक डाउनलोड लिखा दिखाई देगा, उसके आगे लिंक दिखाई देगी। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में भी ये जानकारी दी है, कॉन्जेबल ऑफेंस और का एक जीवित उदाहरण मैंने आपको दिया है मेरे पिछले प्रकरणों में, 420 से रिलेटेड। उस समय 420 थी, मतलब 2023 में जो कंडीशंस थी, ये 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, नहीं सही था। लेकिन वो उसी धाराओं में दर्ज किया गया था, हमारे एक पक्षकार का मामला था 420 506 का। तो उसमें 1 साल तक पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा जांच के नाम पे उसको रखा गया, और 1 साल बाद उसमें खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश कर दी गई। अब वहां पर भी हम 193 की उपधारा 9 का इस्तेमाल कर सकते हैं सर। हम ऐसी स्थिति में भी, मतलब पुलिस अधिकारी महोदय या तो चालान पेश करेंगे या खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश करेंगे। यदि चालान पेश कर दिया गया है तो भी उनकी जांच की शक्ति आगे बनी रहती है, जज साहब के आदेश से भी आगे जांच कर सकते हैं। लेकिन क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी गई कंजेबल ऑफेंस में, और आप उस रिपोर्ट से असंतुष्ट हैं, तो इसमें जो है कि बड़ा ही महत्वपूर्ण एक साइटेशन है सर्वोच्च न्यायालय का, मैं आपको वो भी बता दूं सर। भगवत सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ऐसी दशा में यदि क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई है कोर्ट में, तो जज साहब के द्वारा उस क्लोजर रिपोर्ट पे आगे कार्रवाई करने से पहले फरियादी को सुना जाएगा, उसको नोटिस दिया जाएगा, या अनिवार्य इसमें बताया गया है कि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने पर शिकायतकर्ता को सुना जाना अनिवार्य है। दूसरा बताया गया, अदालत क्लोजर रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है। और तीसरा, अदालत के पास समनिंग का भी अधिकार है। मतलब ये तो कोर्ट से आपको सूचना मिलेगी मिलेगी, हमारे पक्षकार को थाने से भी एक सूचना दी गई थी, इतना बड़ा कागज दिया गया था, और उसमें लिख दिया गया था कि ये संज्ञेय प्रकृति का अपराध नहीं है, संज्ञेय प्रकृति का अपराध है, और इसलिए इसमें खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश की जाती है। जबकि हमारे पक्षकार का तो मामला ही बड़ा संगीन प्रकृति का था। संगीन क्या सर, महासंगीन था। 30,37,500 की कंपनी के नाम पे एजेंट बन के उनके साथ धोखाधड़ी की गई, उनके रुपये हड़प लिए गए, पैसे मांगने पर उनके साथ उनको जान से मारने की धमकी दी गई, और तरह तरह के से परेशान किया गया। और उसके बाद पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा जो है कि उसमें खात्मा खारिजा रिपोर्ट दे दी गई। जबकि 8,60,000 रुपए की इसी प्रकार से इन्हीं अपराधियों के द्वारा एक कंपनी की चीटिंग का मामला था, उसी संबंधित थाने से ही रिलेटेड था, उसको गंभीर प्रकृति का मानते हुए उसमें चालान भी पेश कर दिया गया, गिरफ्तारी भी कर ली गई, मुलजिम 10 दिन जेल में भी रहा, उसकी अकल ठिकाने भी आ गई, उसने फरियादी पक्ष से राजीनामा भी किया, उसकी राशि भी उसको लौटाई, तब राजीनामा कोर्ट में पेश हुआ, तब कहीं जाके इनकी जमानत हुई। मतलब आप देखे, अगर समानता का सिद्धांत देखा जाए, तो वो ही अपराधी थे, और अपराध की शैली और तरीका भी वही था, और मात्र 8,60,000 रुपए के अपराध में चालान पेश किया गया, और हमारे पक्षकार का कोर्ट में चालान पेश नहीं किया गया, ये कहते हुए कि ये संगीन प्रकृति का अपराध नहीं है। हमारे पक्षकार को इससे काफी दुख भी हुआ। तो उसमें हम आगे की सर कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप 193 के तहत इस सिचुएशन में भी कोर्ट में जज साहब के समक्ष आवेदन लगा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और वह निवेदन कर सकते हैं कि सर इसमें आगे आगे ये चीज भी है, वो फैक्ट, वो डॉक्यूमेंट्स, वो दस्तावेज, कि इसमें सर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आप आदेश करें। आप निवेदन कर सकते हैं आप इसमें, और कोर्ट को जो भी उचित लगेगा, यदि उनको लगता है कि इसमें आगे का इन्वेस्टिगेशन करवाया जाना आवश्यक है,
तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का बिल्कुल आदेश करेंगे। खात्मा खारजा रिपोर्ट को निरस्त भी किया जाएगा और उसमें आगे की जांच की जाएगी। 175(3) में जज साहब को ये पूरा अधिकार दिया गया है कोर्ट में, मजिस्ट्रेट साहब को, कि वो थाना पुलिस अधिकारी महोदय को एक सूचना दें कि इसमें एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जाए। इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय का बहुत ही अच्छा फैसला है सर, मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपके लिए नोट करके रखा है। वो सुरेश चंद्र का मामला है वो, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी सर उसमें से बताया था आपको, मैं वही जानकारी आपको बता देता हूँ। मैंने आपके लिए नोट भी करके रखा है वो, एक मिनट सर मैं उसी को देख रहा हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण मामला है सर ये, जो है कि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नीचे की कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ये मामला गया था, 420 का मामला था। इस मामले में 156(3) के तहत एप्लीकेशन कोर्ट में पेश की गई थी। उस समय 156(3) चलती थी। ये मामला 2001 का है। सुरेश चंद्र जैन विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य 10 जनवरी 2001 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मामला है। इसमें जो फरियादी गण थे उनके साथ जो धोखाधड़ी हुई थी, तो उन्होंने 420 से संबंधित रिपोर्ट थाने पर दर्ज की। वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई कॉन्जेबल ऑफेंस होने के बाद भी। उनके द्वारा जैसा कि आगे कार्रवाई की गई पुलिस अधिकारी महोदय को, और उसके बाद फिर 156(3) का आवेदन कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश किया गया। जज साहब ने उस आवेदन पर यह आदेश किया कि एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जाए। उसके विरुद्ध अभियुक्त गण के द्वारा पुनरीक्षण पेश किया गया, पुनरीक्षण, और वो है कि सत्र न्यायालय में पेश किया गया। वहां से भी उनकी याचिका को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद वो हाई कोर्ट में पहुंचे, हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई, वहां पे भी उनको निरस्त कर दिया गया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचे, वहां से भी उनको निरस्त कर दिया गया। और ये कहा गया कि ट्रायल कोर्ट, जो मजिस्ट्रेट साहब ने जो आदेश किया था कि एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जाए, उसी को सही माना गया। तो इससे एक चीज हमको सीखने को मिलती है कि यदि ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि थाना प्रभारी या पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा कंजेबल ऑफेंस होने के बाद भी आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, जबकि इसमें ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य का 2013 का एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें बताया गया है कि यदि कंजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट लिखना मैंडेटरी है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू किया जाएगा। यदि पुलिस अधिकारी के द्वारा कंजेबल ऑफेंस होने के बाद भी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो पुलिस अधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई किए जाने के निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस ललिता कुमारी विरुद्ध स्टेट ऑफ राज्य उत्तर प्रदेश में बताए गए 2013 का लैंडमार्क जजमेंट है। इसको भी सर मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर ही लिखा हुआ है, मैं उसमें से आपको आगे की जानकारी दूंगा। तो अब हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन पर सर बात कर रहे थे, तो मैंने आपको यहाँ कुछ मुख्य मुख्य जानकारियां आपको दे दी हैं। और 156(3) जो पहले थी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में, उसे अब 175(3) कर दिया गया है सर बीएनएसएस 2023 में। जानकारी सर मैं आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से देता हूं, जो मैंने आप लोगों के लिए विशेष तौर से तैयार करके रखा है। उसको मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक भी कहता हूं, क्योंकि उसमें मैंने विभिन्न कानूनों का संग्रह, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले एक ही स्टैंड पर लाकर खड़े कर दिए हैं आप लोगों के लिए। यदि आपकी कोई इससे रिलेटेड समस्या हो तो आप उससे लाभ उठा सकें, एक कोशिश है, एक प्रयास है। तो आइए मैं आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से आगे की जानकारी देता हूं। महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैंने अभी आपको दी हैं वो सब कुछ तो उसमें लिखी हुई है ही, उससे भी अतिरिक्त जानकारियां मैं आपको देता हूं। आइए सर, लेट्स गो। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की सटीक परिभाषा क्या है। धारा 193 की उपधारा 9 बीएनएसएस 2023 के तहत कोर्ट और पुलिस की शक्तियां एक्सप्लेन्ड, ये हमारे ई बुक का टाइटल है और यही हमारे वीडियो का भी टाइटल है। ई बुक पीडीएफ के अंदर से मैं जानकारी सर आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको ये पता लग सके कि आखिर इसके अंदर लिखा क्या है। क्योंकि यदि आप इसको परचेस करने के लिए जाएंगे, जब लिंक से जो नीचे दी गई है वीडियो के नीचे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ वीडियो के अंदर का मैटर नहीं बताया जाएगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा होगा। उस डिस्क्रिप्शन में जो जो जानकारियां आपको वहां प्राप्त होंगी, लेकिन मैं आपको अंदर से ही परिचित करा रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि आप इस ई बुक पीडीएफ को खरीदने से पहले ही देख लें, सुन लें और समझ लें, और आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है, तभी आप इसको सर परचेस करें। हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें डिस्क्लेमर भी है सर, प्रस्तावना भी है शुरुआत में ही, और उसके बाद फिर इसमें अध्याय बनाए गए मेरे द्वारा। अध्याय 1 में कानून की नींव और परिचय, अध्याय 2 में है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का अर्थ, जिसपे हम अभी चलकर बात करेंगे आगे। अध्याय 3 में बीएनएसएस 193 की धारा उपधारा 9 की 90 दिन की नए समय सीमा, और अध्याय 4 में संबंधित कानून और धाराएं। अध्याय 8 में है, 7 के बाद है, 8 में है आम आदमी के सवाल और जवाब, और अध्याय 9 में है प्रक्रियात्मक चुनौतियां और समाधान, 10 में निष्कर्ष और त्वरित न्याय का भविष्य, 11 में चार्जशीट के बाद, ये थोड़ा सा स्क्रॉल होके सर, थोड़ा सा शीट के बाद जांच बीएनएसएस 193 की उपधारा 9,
अध्याय 12 में सरल व्याख्या किस चीज की सरल व्याख्या सर? 173 बीएनएसएस 2023 की संज्ञेय अपराध में एफआईआर कब और कैसे दर्ज होती है। और अध्याय 13 में ड्राफ्टिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्राफ्टिंग 193 की उपधारा 9 बीएनएसएस के तहत जेएमएफसी कोर्ट में विरोध याचिका कैसे लगाएं। स्पेशल में स्पेशल वीडियो भी बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। हम आज सिर्फ परिभाषा पर बात कर रहे हैं कि आखिर ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मतलब यही है कि यदि पुलिस अधिकारी के द्वारा कोर्ट में जज साहब के समक्ष चालान पेश कर दिया जाता है तो उनके जांच इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार तब भी बना रहता है। और यदि उनको बाद में भी कोई मौखिक या लिखित दस्तावेज या कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होते हैं तो कोर्ट में पूरक चालान के रूप में पेश कर सकते हैं। और इसका भी वही साक्षिक महत्व होगा जो पहले चालान पेश किया गया था। दोनों का समान साक्षिक महत्व होगा। 193 की उपधारा 3 की उपधारा 1 के तहत जो मुख्य पुलिस रिपोर्ट पेश की गई थी चालान, उसी के समकक्ष उसी के समान इसका भी कानूनी महत्व होगा। ये किसी भी प्रकार से उससे कम नहीं होगा, ये बराबर उसमें माना जाएगा। और उसके बाद अध्याय 1 में है सर कानून की नींव, और अध्याय 2 में हम आते हैं सर सीधे फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे जो हमारे वीडियो का टॉपिक है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन मतलब आगे की जांच क्या है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का अर्थ है कि वह जांच जो पुलिस अधिकारी द्वारा पहली चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सौंप दिए जाने के बाद की जाती है, उसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है सर? इसका मुख्य उद्देश्य पहली जांच में छूट गए नए या अतिरिक्त सबूत, न्यू और एडिशनल एविडेंस को इकट्ठा करना ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। आधार क्या है सर इसका? यह जांच हमेशा मूल मामले मतलब ओरिजिनल जो केस है पर आधारित होती है और मूल मामले की फाइल के साथ ही जुड़ी रहती है। या फिर से जांच री इन्वेस्टिगेशन या नई जांच फ्रेश इन्वेस्टिगेशन से कैसे अलग है? तो ये जो है कानूनी प्रक्रिया में जांच के 3 अलग अलग स्तर बताए गए हैं सर। उसमें हम इसको एक चार्ट से समझ लेते हैं कि आगे की जांच मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इसका अर्थ और उद्देश्य है कि यह मूल जांच का ही विस्तार है। ये पूरा चार्ट मैंने बनाया है सर पीडीएफ के अंदर समझाने के लिए आपको। यह मूल जांच का ही विस्तार है। इसका उद्देश्य छूटे हुए सबूत या गवाहों को जोड़कर पूरक रिपोर्ट सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करना होता है। और कौन आदेश दे सकता है इसका? पुलिस स्वयं, मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। यदि कोर्ट में ट्रायल चालू हो चुका है तो फिर सारा मामला जज साहब के द्वारा ही आदेश किया जाएगा। इसमें यदि ट्रायल प्रारंभ नहीं हुआ है तो पुलिस अधिकारी महोदय को भी यह अधिकार है कि यदि उनको कोई अतिरिक्त जांच में डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो उसको पूरक चालान के रूप में कोर्ट में पेश कर सकते हैं। दूसरा है सर फिर से जांच री इन्वेस्टिगेशन। इसका अर्थ है शून्य से पूरी जांच शुरू करना। इसका उद्देश्य पिछली जांच के निष्कर्षों को पूरी तरह से नकारना और नए निष्कर्ष निकालना होता है। केवल उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। और फ्रेश इन्वेस्टिगेशन आमतौर पर फिर से जांच मतलब री इन्वेस्टिगेशन के समान होता है ये इसमें। और इसका जहां पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाता है। तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो कह रहे हैं वो ना तो री इन्वेस्टिगेशन है और ना ही जो है कि शून्य पिछला जो है इन्वेस्टिगेशन को निरस्त करके नया इन्वेस्टिगेशन, वो भी नहीं है। ये जो पहला हो चुका है उसी में आगे की जांच को इसमें बताया गया है। ये एक ही धागे को आगे बुनना है। मतलब आप जैसे स्वेटर बुनते हैं क्या, तो आपने स्वेटर आधा बुन लिया, अब आधा बुनने के बाद आधा बचा है तो आप आगे आधे आप बुन रहे हैं तो पूरा स्वेटर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा किया गया है उसमें जो यदि कोई कमी रह गई है, कोई नई चीज प्राप्त हुई है तो उसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। फिर से जांच री इन्वेस्टिगेशन पूरा बुना हुआ स्वेटर खोलकर फिर से बुनना, मतलब ये एक अलग चीज हो जाती है सर। मैंने समझाने के लिए लिखा है। फिर से जांच के आदेश का कानूनी आधार क्या है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां। फिर से जांच आदेश देने की शक्ति मुख्य रूप से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इनहेरिटेंट अंतर्निहित शक्तियों से आती हैं। संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। न्याय सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय इस शक्ति का उपयोग करके निष्पक्ष जांच के लिए फिर से जांच आदेश दे सकता है। संविधान का अनुच्छेद 32 142 उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने और पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए व्यापक शक्तियां देता है। सीआरपीसी की धारा 482 जो बीएनएसएस की धारा 528 के समतुल्य है, या उच्च न्यायालय को इनहेरिटेंस शक्ति प्रदान करती है। इस शक्ति का प्रयोग किसी भी प्रक्रिया को रद्द करने या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। न्यायिक व्याख्या के अनुसार फिर से जांच का आदेश देने
की शक्ति इस धारा के तहत आती है क्योंकि यह एक असाधारण कदम होता है। वह धारा जहां ये शक्ति नहीं है, इसमें बताया गया है कि बीएनएस की धारा 193 की उपधारा 9 पूर्व में ये 173 की उपधारा 8 में थी। ये धारा मजिस्ट्रेट या ट्रायल कोर्ट को आगे की जांच का निर्देश देने का अधिकार देती है, लेकिन फिर से री इन्वेस्टिगेशन का नहीं। आगे की जांच का मूल जांच का विस्तार है, वही जांच जो पहले उसी का विस्तार है। फिर से जांच या पूरी पिछली जांच को रद्द करके शून्य से नई जांच को शुरू करना है। ये इसमें बताया गया है, चूंकि निचली अदालतों को शक्ति नहीं दी गई थी, नहीं दी गई है, इसलिए न्यायिक फैसलों ने इसे केवल उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के लिए आरक्षित रखा है। और विनय त्यागी का एक जजमेंट है सर इसमें कि आगे की जांच के बारे में बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि विशिष्ट, ये सिद्धांत जो है कि किसी विशिष्ट धारा में नहीं लिखा गया है, बल्कि बीएनएसएस की धारा 528 उच्च न्यायालय की शक्ति और संविधान के अनुच्छेद 226 ऑब्लिक 142 पूर्ण न्याय की शक्ति के तहत न्यायपालिका द्वारा विकसित स्थापित कानूनी सिद्धांत, सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल है ये। आगे की जांच की आवश्यकता कब होती है सर? आगे की जांच की आवश्यकता जो है कि जैसे कि नए सबूत, उदाहरण के तौर पे चोरी के मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई, लेकिन बाद में पुलिस को कहीं से एक सीसीटीवी फुटेज मिला तो जो आरोपी को घटना स्थल पर दिखाता है, ये एक इसका उदाहरण हो गया। दूसरा, भूले हुए गवाह, मिसिंग विटनेस, जब किसी ऐसे व्यक्ति का पता चलता है जो मामले का चश्मदीद गवाह है, लेकिन पुलिस ने उसे पहले जांच में नहीं खोज पाई थी। उदाहरण, हत्या के मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस को एक अज्ञात पड़ोसी का पता चलता है जिसने घटना के समय शोर सुना था। अधूरी कड़ियां, मिसिंग लिंक्स, जब कोई ऐसी जानकारी सामने आती है जो पहले की जांच के निष्कर्षों में विरोधाभास पैदा करती है या किसी महत्वपूर्ण संदेह को दूर करती है। उदाहरण के रूप में हम इसे समझ लेते हैं कि एक दुर्घटना के मामले में पुलिस रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि आत्महत्या थी, लेकिन बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट बताती है कि वाहन में ब्रेक फेल थे, जिसमें जांच की दिशा बदलना जरूरी है। इसी प्रकार से बीएनएसएस 193 की उपधारा 9 जो आगे की जांच की शक्ति देती है, उसमें सारे प्रावधान जो बताए गए, प्रावधान का सार, पूरक रिपोर्ट, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, ये सब ई बुक पीडीएफ में सर लिखा हुआ है। और 193 की उपधारा 9 की 90 दिन की जो नई सीमा है सर, उसके बारे में भी मैं बता दूं इसको कि वैसे तो मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बता दिया है, लेकिन 90 दिन की सीमा क्यों जोड़ी गई है, हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आखिर ये क्यों जोड़ी गई है और इसका क्या फायदा है। तो ये जो प्रावधान है इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान है और ये कहता है कि ट्रायल के दौरान होने वाले आगे की जांच को 90 दिन के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। कानून में यह समय सीमा क्यों जोड़ी गई? क्योंकि न्याय में तेजी हो, अनिश्चितता समाप्त करना और जांच की दक्षता बनाए रखना, ये इसलिए जोड़ी गई है। अब तेजी से मतलब क्या है सर? पहले पुलिस चार्जशीट दाखिल होने के बाद अनिश्चित काल तक आगे की जांच जारी रख सकती थी। अब ये समय सीमा 90 दिन की कर दी गई है। अब पुलिस अनिश्चित काल तक नहीं कर सकती, साल, 2 साल तक या 3 साल तक पता लग रहा है कि वो जांच के लिए समय ले रहे हैं जज साहब से। नो, 90 दिन कर दिया गया है सर। ये बड़ा ही इस इसकी बड़ी खूबसूरती है और एक बड़ा जस्टिस किया गया है इसमें एक फरियादी के लिए, ताकि उसको सालों इंतजार ना करना पड़े न्याय के लिए। अनिश्चितता भी समाप्त होती है, जांच की दक्षता भी आती है इसमें। ये 90 दिन का प्रावधान सर विशेष तौर से जोड़ा गया है। 90 दिन की गणना कब से शुरू होगी, हम यह भी समझ लेते हैं कि आखिर ये 90 दिन की समय सीमा आगे की जांच पर लागू होती है, लेकिन ये कब से शुरू होगी? तो इसमें नंबर 1 मुख्य नियम है 90 दिन का कि 90 दिन की सीमा विशेष रूप से तब लागू होती है जब विचारण ट्रायल के दौरान की जाती है। दूसरा है गणना का समय, कब से होगा चालू इसका? 90 दिन की गणना उस तारीख से शुरू होती है जब मामले का विचारण करने वाला न्यायालय, ट्रायल कोर्ट, पुलिस को आगे की जांच करने की अनुमति, परमिशन देता है, तब से 90 दिन की लिमिटेशन लगना इसकी चालू मानी जाएगी। एक सरल उदाहरण से समझ लेते हैं हम इसको। एक मामले में 1 जनवरी 2026 को ट्रायल शुरू हुआ, 1 जनवरी 2026 को, और 1 मार्च 2026 को पुलिस ने नए सबूतों के लिए आगे की जांच की अनुमति मांगी। 1 मार्च 2026 को कोर्ट ने 10 मार्च 2026 को अनुमति दी। 90 दिन की समय सीमा 10 मार्च 2026 से शुरू होगी, जिस दिन से कोर्ट ने आदेश किया। पुलिस को 90 दिन के भीतर अपनी पूरक रिपोर्ट दाखिल करना होगी। ये एक सरल उदाहरण हो गया सर इसका। ट्रायल के दौरान जांच, न्यायालय की अनुमति क्यों जरूरी है? ये ट्रायल के दौरान जब मामला आ जाता है तो अनुमति क्यों जरूरी है सर? क्योंकि इसमें एक तो न्यायिक नियंत्रण हो उसके ऊपर, जुडिशियल कंट्रोल बना रहे उसके ऊपर, समय और संसाधन की बर्बादी को रोकना और तटस्थता बनाए रखना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। उसकी पूरी डिटेल मैंने लिखी है इसमें।
न्यायिक नियंत्रण से मतलब जो है कि एक बार ट्रायल शुरू होने पर मामला पूरी तरह से न्यायालय के नियंत्रण में आ जाता है। यदि पुलिस बिना अनुमति के कभी भी जांच शुरू कर देगी तो ट्रायल की प्रक्रिया को अस्त व्यस्त कर देगा। समय और संसाधन की बर्बादी कैसे रुकेगी सर इससे? क्योंकि न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि आगे की जांच मांग वास्तविक और न्याय संगत है, न कि केवल मामले को लंबा खींचने या आरोपी को परेशान करने का एक तरीका है। तटस्थता भी है सर, ताकि जांच सही तरीके से हो सके। ये सभी चीजें मैंने इस ई बुक पीडीएफ के अंदर लिख दी है। 90 दिन की सीमा को बढ़ाना, किन परिस्थितियों में न्यायालय की अनुज्ञा से विस्तार हो सकता है, अत्यधिक जटिलता, फॉरेंसिक रिपोर्ट में विलंब है या जांच में कोई बाधा है, इस आधार पर। उसके बाद अध्याय 4 में पूरक चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्या है आखिर ये? सप्लीमेंट्री चार्जशीट एक अतिरिक्त रिपोर्ट है जिसे पुलिस मुख्य चार्जशीट दाखिल होने के बाद नए या अतिरिक्त साक्ष्य मिलने पर मजिस्ट्रेट को भेजती है। यह कानूनी रूप से बीएनएसएस की धारा 193 की उपधारा 9 के तहत ही सर इसको परिभाषित किया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन को भी इसमें परिभाषित किया गया है। 90 दिन की समय अवधि को भी इसमें बताया गया है। ये सारे नियम जो कानून है धारा 193 की उपधारा 9 में बताए गए हैं। यह सुनिश्चित करती है कि जांच के दौरान मिले कोई भी नए तथ्य या सबूत अदालत के रिकॉर्ड में आ जाए ताकि न्याय के लिए इनका उपयोग किया जा सके। मुख्य चार्जशीट से कैसे जुड़ती हैं सर ये? तो एक तो पूरक है उसकी, ये आधार है उसका कि मूल आधार पर आधारित होती है ये। और उदाहरण हम समझ लें इसका कि यदि मुख्य चार्जशीट में हत्या का आरोप है, जो पूरक चार्जशीट में केवल नए गवाह का बयान या नया डीएनए सबूत जोड़ा जाएगा। मुख्य चार्जशीट के विवरण जैसा अभियुक्त का नाम, अपराध की धारा वही रहेंगे। पूरक चार्जशीट कब दाखिल की जाती है, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। इसके प्रावधान भी सर 193 में दिए गए। अनिवार्य या नया घटनाक्रम कोई पता लगता है, ये तो पेश की जाती है। पूरक चार्जशीट में क्या शामिल रहता है? पूरक चार्जशीट में केवल नए निष्कर्ष और अतिरिक्त साक्ष्यों को शामिल किया जाता है, जैसे कि नया बयान, नया दस्तावेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट, नए अभियुक्त, ये सभी इसमें बताए गए हैं। अभियुक्त पर इसका क्या प्रभाव होगा? पूरक चार्जशीट का अभियुक्त के कानूनी मामलों पर सीधा और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जैसे कि दस्तावेजों की आपूर्ति, बदलते आरोप, ट्रायल में बदलाव, जमानत पर प्रभाव, ये सभी इसमें शामिल हो जाता है। न्यायालय की भूमिका क्या है न्यायिक निगरानी में? तो मजिस्ट्रेट का संज्ञान लेना, न्यायालय मामले को कैसे स्वीकार करता है? तो इसमें जो संज्ञान की जो कानूनी प्रक्रिया का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है, जहां न्यायालय पुलिस जो चार्जशीट है या किसी शिकायत पर औपचारिक रूप से ध्यान देता है और यह तय करता है कि मामले को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। अब यह धारा 197 जांच और विचारण का मामूली स्थान जो बताया गया है कि प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह किया गया है। इसकी परिभाषा भी सर मैंने इसमें लिख दी है। चार्जशीट पर संज्ञान इसमें बताया गया है, क्लोजर रिपोर्ट पर संज्ञान बताया गया है, और ट्रायल शुरू होने के बाद जांच न्यायालय की अनुमति का महत्व सर इसमें बताया गया है पूरी ई बुक के अंदर। ये पूरी डिटेल में सर लिखी हुई है, मैं आपको स्क्रॉल करके ले जा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और लैंडमार्क जजमेंट है सर विनय त्यागी बनाम इरशाद अली 2013, आगे की जांच पर एक बड़ा फैसला है ये। और ये इसी प्रकार से इसी को मैंने डिफाइन किया है। मैं स्क्रॉल करके सर ले जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं ये सभी चीजें। ये चार्ट है, इस चार्ट में पूरक चार्ज शीट दाखिल होने पर क्या जमानत पर कोई असर पड़ता है, इसके बारे में सर बताया गया है। अध्याय 9 में प्रक्रियात्मक चुनौतियां और समाधान। और ये एक जजमेंट है सर, मैं बता देता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय का रामलाल नारंग वगैरह वगैरह बनाम दिल्ली राज्य प्रशासन 10 जनवरी 1979 का ये फैसला है। इसमें ये बताया गया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेने से पुलिस की आगे की जांच करने की शक्ति समाप्त हो गई, ऐसा इसमें नहीं बताया गया है। मतलब ऊपर से पढ़ देता हूँ कि दंड प्रक्रिया संहिता 1898 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा मामले का संज्ञान लिए जाने के बाद पुलिस को आगे की जांच करने के अधिकार पर रोक लगाता हो। मतलब रोक लगाने का कोई प्रावधान पहले भी नहीं था, ना तो धारा 173 और ना ही धारा 190 हमें यह मानने के लिए प्रेरित करती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेने से पुलिस की आगे की जांच करने की शक्ति समाप्त हो गई थी। मतलब शक्ति समाप्त नहीं हुई थी उसकी। 13 दिसंबर 2012 का है सर, विनय त्यागी बनाम इरशाद अली, सर्वोच्च न्यायालय का। इसका भी जो मुख्य फैक्ट मैं आपको बता दूं, सब इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हैं ये। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय के पास 3 विकल्प हो सकते हैं। पहला, अभियुक्त के आरोप मुक्ति हेतु आवेदन को स्वीकार कर सकता है। दूसरा, निर्देश दे सकता है कि विचारण विधि के अनुसार आगे बढ़े। और तीसरा, वह पहले से की गई जांच के किसी महत्वपूर्ण पहलू से असंतुष्ट है और उसकी सुविचारित राय में न्याय के हित में आगे की जांच का निर्देश देना उचित उचित और आवश्यक है तो ऐसा कर सकता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है सर ये भी।
इसी प्रकार से चार्जशीट के बाद जो जांच की जाएगी, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आएगी, उसकी भी पूरी डिटेल जानकारी सर मैंने इसमें आगे भी लिखी हुई है। मैं स्क्रॉल करके आपको कुछ सुप्रीम कोर्ट के और जजमेंट है मैं आपको और बता देता हूँ। रामलाल नारंग, ये जो अभी मैंने आपको बताया था वही जजमेंट है ये। और उसके बाद 193 जो है, इसको पूरा बुक में सर जो लिखी हुई है वही वर्ड टू वर्ड मैंने यहाँ लिख दी है 193, क्योंकि ये हमारा टॉपिक ही 193 की उपधारा 9 से संबंधित है और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड 193 की धारा है बीएनएस 2023 की, कि जब इन्वेस्टिगेशन पूर्ण हो जाता है तब पुलिस अधिकारी कोर्ट में जज साहब के समक्ष या तो क्लोजर रिपोर्ट देंगे या चार्जशीट मतलब चालान पेश करेंगे, उसके बारे में बताया गया है। पूरी उसको सरल तरीके से सर एक्सप्लेन भी किया गया है इसमें। ये मैं स्क्रॉल करके आपको बता रहा हूँ। ड्राफ्ट भी सर इसमें 193 की उपधारा 9 की ड्राफ्ट इसमें है। प्रोटेस्ट याचिका भी ड्राफ्ट भी सर इसमें मौजूद है। और प्रकरण आज पेशी में लिए जाने हेतु अर्जेंट हियरिंग के आवेदन के भी ड्राफ्ट इसमें मौजूद है। और जो है कि 193 की उपधारा 9 की भी 2 ड्राफ्टें मौजूद हैं सर इसमें। और प्रोटेस्ट पिटीशन विरोध याचिका, मतलब जब पुलिस क्लोजर रिपोर्ट पेश कर देती है पुलिस अधिकारी के द्वारा कोर्ट में और फरियादी उससे असंतुष्ट है, तब वो प्रोटेस्ट याचिका उसमें दाखिल कर सकता है कोर्ट में। ये इसको एक विरोध याचिका कहते हैं। ये वो यदि आप 193 की उपधारा 9 के तहत आवेदन पेश करते हैं तो उसमें भी आप निवेदन में लिख सकते हैं कि प्रोटेस्ट याचिका निरस्त की जाए और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश किया जाए। या स्पेशल आप विरोध याचिका भी आप लगा सकते हैं और 193 की उपधारा 9 का आवेदन आप अलग से भी पेश कर सकते हैं। मेरे द्वारा एक प्रकरण में दोनों ही पेश किए गए थे। प्रोटेस्ट याचिका अलग लगाई गई थी क्लोजर रिपोर्ट को निरस्त करने के लिए, और 193 की उपधारा 9 के तहत अलग आवेदन पेश किया गया था कि इसमें सर ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई की जाए। अब ये इसकी पूरी ड्राफ्टिंग सर इसमें दी गई है। और ड्राफ्टिंग के बाद ये पूरी ड्राफ्टिंग इन पे सर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ड्राफ्टिंग पर भी, प्रोटेस्ट याचिका की ड्राफ्टिंग पर भी, और 175 की उपधारा 3 के तहत हम कोर्ट में एफआईआर का आदेश किस प्रकार से लेंगे कि थाना प्रभारी को आदेशित किया जाए कि वो एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करे, उसकी भी ड्राफ्टिंग पर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। और अंत में सर ये बुक का समापन आता है इसमें। और ये मैंने पूरी ई बुक से आपको परिचित भी करा दिया है। इसमें मेरे द्वारा दे दी गई है 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद सकते हैं। ई बुक के आगे जो लिंक दिखाई दे रही है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे उस लिंक पर, तो आपके सामने भुगतान का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप 199 का भुगतान करेंगे वैसे ही आपकी ईमेल पर ये मैसेज आएगा डाउनलोड का। डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। आप जब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल पर ही डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको आपके मोबाइल, कंप्यूटर, स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये एक पीडीएफ है सर, विभिन्न कानूनों का संग्रह प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के उद्देश्य से इसके लिए मेरे द्वारा लिखा जाता है, क्योंकि मेरे कई व्यूवर्स का ये कहना था कि सर आप जो भी वीडियो बनाएं तो उसका पीडीएफ आप हमें जरूर दें। तो ये पीडीएफ सर मैं इसलिए बना लेता हूं ताकि आपको रिटर्न में भी उपलब्ध हो सके। और इसको आप ना तो किसी कोर्ट में पेश कर सकते हैं, ना किसी थाने में आप पेश कर सकते हैं, और ना ही किसी सरकारी दफ्तर में, क्योंकि एक पीडीएफ है सर जो कानून की मेन बुक है। इस बुक के अंदर से आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के उद्देश्य से ही मुख्य मुख्य चीजें, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और सरल उदाहरण निकाल कर मैंने छांट के आपके लिए इसमें रखे हुए हैं, ताकि ये आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब यदि आपके सामने प्रश्न ये पैदा होता है कि कोर्ट से एफआईआर का आदेश कैसे लें, तो अब ये 175 की उपधारा 3 के तहत आता है बीएनएस 2023 की। तो उस पर मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया, ई बुक बना दी, ड्राफ्टिंग बना दी, दस्तावेज सूची, साक्ष्य सूची, न्याय दृष्टांत सूची, ये सब उसमें दे दिया। तो ये एक आपको आसानी पैदा हो सके, आपकी प्रॉब्लम जो है उस प्रॉब्लम में अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का सर मेरा प्रयास है। ये हमारा, ना तो मेरा चैनल किसी भी प्रकार से सर कोई दावा करता है, ना मेरे डॉक्यूमेंट्स जो मैं पीडीएफ लिखा हुआ है उसमें भी डिस्क्लेमर में मैं यही लिखता हूँ कि इस पर किसी भी प्रकार से आप कार्रवाई करने से पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें। कानूनों में संशोधन होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये एकमात्र एक जबरदस्त प्रयास है जिसको हम कहते हैं कि समंदर में से मोती ढूंढ के लाने का, क्योंकि ये चीजों का कलेक्शन एक जगह मिलना बड़ा ही असंभव है सर। लेकिन उस असंभव को भी मैंने संभव आपके लिए कर दिखाया है, और उसकी लिंक को मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से खरीद भी सकते हैं। तो आज का सर जो हमारा वीडियो था, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की सटीक परिभाषा क्या है,
तो वो यही है कि जो जांच पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा की गई है और कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया, उसके बाद भी आगे की जांच के अधिकार उनको बने रहते हैं। और यदि कोई उनको मौखिक या लिखित दस्तावेज प्राप्त होता है तो पूरक चालान के रूप में पेश कर सकते हैं। यदि ये ट्रायल चालू हो चुका है तो फिर जज साहब की अनुमति से आगे ट्रायल किया जाएगा। और उसकी भी 90 दिन की नई समय सीमा तय कर दी गई है कि 90 दिन के अंदर ही पुलिस अधिकारी को जो है कि आगे की जांच करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स पेश करना होंगे। और यदि कोई विशेष कारण हो तो वो जज साहब को बताना होगा, और जज साहब को यदि उचित लगता है तो फिर उसमें आगे के आदेश कर सकते हैं, वरना वो उसको 90 दिन की समय सीमा को उसमें नियत कर दिया गया है। 90 दिन के अंदर ही उस एफआईआर की प्रगति की सूचना भी उस फरियादी को देना होगी। ये भी सर इसमें बताया गया 193 की उपधारा 3 की उपधारा 2 में बताया गया है, या तो पीड़ित को या सूचना देने वाले को। क्योंकि जो अक्सर जो है कि रिपोर्ट लिखाने के बाद उस फरियादी के मन में तरह तरीके के सवाल उठते रहते हैं। वो परेशान तो रहता ही है अगर किसी के साथ भी सर गंभीर प्रकृति का अपराध हुआ है, चोरी, लूट, हत्या, 420, बलात्कार, जो भी ये गंभीर प्रकृति का अगर अपराध हुआ है तो उसके मन में शांति नहीं होगी जब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं कर लिए जाए, उनको जेल नहीं भेज दिया जाए। तो वो क्योरी चाहता है, तो इस कानून में उस क्योरी के लिए विशेष सुविधा दी गई है कि 90 दिन के अंदर पीड़ित या सूचना देने वाले को पुलिस अधिकारी के द्वारा वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या प्रगति हुई इसकी सूचना देना बताया गया है। वो आपको सूचना देंगे, वो चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी इसमें शामिल है, मैसेज के जरिए लिखित सूचना आपको देंगे। तो इस प्रकार से आपको सूचना हो जाएगी कि आखिर इसमें आगे प्रोग्रेस क्या चल रही है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।